जब जब देश में चुनाव आता है, गरीब के पेट में पुलाव आता है। These were the lines of a former Chief Election Commissioner of India, Mr. S.Y. Qureshi. इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इस डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए हम लोग चुनाव करते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं। और इलेक्शंस को कंडक्ट करने का दो अलग अलग सिस्टम्स इस देश में अब तक चल रही थी। वन वॉज द simultaneous version of elections and another was the non-simultaneous version of elections which was currently running. आज इस वीडियो में कल की जो कैबिनेट डिसीजन थी उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और आपकी एग्जाम्स के लिए प्रीलिम्स हो जाए मेंस हो जाए ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर या अगेंस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट द वेरियस कमिटी रिपोर्ट्स जो कि आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकती है, और दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कुछ नए आर्टिकल्स को ऐड करने का, कुछ सांविधानिक संशोधन करने का भी इस रिपोर्ट के द्वारा, जो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा चेयरपर्सन करे गए इस पर्टिकुलर हाई लेवल कमिटी रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है। इन सारे आर्टिकल्स के बारे में हम लोग खुलासा करेंगे, और अगर हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करना होगा तो कौन कौन सी संशोधन करनी होगी। दिस रिपोर्ट सेज देयर विल बी टू बिल्स implementing 15 constitutional amendment acts। कौन कौन से वो 15 अमेंडमेंट्स होंगे और किस तरीके से भारत की इस पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को साइमल्टेनियस इलेक्शन बदल के रख देगा, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। और आखिर में आपसे मैं ये भी पूछूंगा कि क्या ये साइमल्टेनियस इलेक्शन भारत की फेडरलिज्म को हैम्पर करेगा या नहीं। अगर विषय आपको पसंद आ रहा है, बिफोर बिगिनिंग like the video, subscribe to the channel for more of such updates, and do let me know what you think about this on the comment section। दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं, ठीक है, दिस इज this entire cabinet decision that came yesterday evening on one nation one election, this is about the concept of simultaneous election। अब ये simultaneous election कोई नया प्रथा नहीं है, कोई नया सिस्टम नहीं है। भारत का जब पहला चुनाव, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हुआ था बिफोर सेटिंग ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट 1951-52 में, साइमल्टेनियसली ही इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया था। असल में इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस? साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब देश में एक ही इलेक्शंस होगी। देयर विल ओनली बी वन वर्जन ऑफ इलेक्शंस इन द एंटायर कंट्री। अब इस वन वर्जन ऑफ इलेक्शन का क्या अर्थ है? अर्थ यह है, देखिए, करंटली वी कंडक्ट थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। वन इज द पार्लियामेंट्री लोकसभा इलेक्शन, another is the assembly elections of the states, and third is the local body elections। local body elections मतलब द पंचायती राज एंड द म्युनिसिपैलिटीज। तो इन सभी इलेक्शंस को क्लब करके हम लोग अगर एक साथ तीनों का इलेक्शंस करें, दैट मींस वन इलेक्शन इलेक्टिंग ऑल थ्री ऑफ दीज बॉडीज, तब हम इसको कह सकते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। इकट्ठा तीनों ही इलेक्शंस को, चुनावों को अगर हम लोग आयोजन करते हैं। अब ये सिस्टम कुछ नया नहीं है, मैंने जैसे आपको कहा है, दिस वाज ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड अंटिल 1968-69, जब देश के कुछ राज्यों में, एज यू नो, वी कैन सी द टेस्टामेंट, द वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली, कि उसमें बहुमत है कि नहीं। अगर बहुमत नहीं है देन वी कैन डिसॉल्व दैट असेंबली। और 68-69 में ऐसे ही कुछ डिसोल्यूशंस की वजह से, एंड फाइनली आपको पता होगा 1970 में इवन द लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड, एंड 1971 वी कंडक्टेड अ फ्रेश न्यू इलेक्शन, एंड उसके माध्यम से मैडम इंदिरा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो 1970 में लोकसभा का डिसोल्यूशन भी हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ टू फैक्शंस विद इन द कांग्रेस। आईएनसी में दो फैक्शंस हो गई थी, राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स, फ्यू इवेंट्स व्हिच ब्रोक दिस चेन ऑफ इवेंट्स। और जैसे पहले असेंबली और लोकसभा इलेक्शन साथ साथ चलती थी, बिकॉज यहाँ पे डिसोल्यूशन हो गया तो टर्म्स चेंज हो गई। टर्म्स तो चेंज मतलब 5 साल का कार्यकाल तो रहेगा ही किसी भी असेंबली या किसी भी पार्लियामेंट्री लोकसभा का, लेकिन क्योंकि टाइमलाइंस चेंज हो गई तो फिर अलग अलग इलेक्शंस होने लगे, और यहीं से स्टार्ट होता है नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस की प्रथा का। लेकिन देश में काफी सारे वाद विवाद के बाद आपने देखा होगा दैट वी हैव कंडक्टेड
1951 वाला इलेक्शन, 1957, 1962, 1967, यहां तक तो इलेक्शंस हमने साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर ली, बट उसके बाद जब हमने नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने स्टार्ट किए, बहुत सारी इस सिस्टम में लूप होल्स भी देखने को मिला. आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट, यू नो अबाउट इट. चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को हैम्पर करने की बात हो, गवर्नमेंट मशीनरी को हैम्पर करने की बात हो, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज की बात हो, सिक्योरिटी रीजंस हो, या फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आती है बार बार इलेक्शंस को कंडक्ट करने की वजह से, एंड देन फाइनली वोटर टर्नआउट्स का भी जो इम्पैक्ट हो. ये सारा इम्पैक्ट शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा. माई वीडियो विल नॉट बी लिमिटेड टू दैट. इस वीडियो में हम लोग अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो कि कल कैबिनेट ने पास किया, एक तो इसकी जर्नी कैसे ये पास हुआ, व्हाट वाज द रिकमेंडेशंस ऑफ द वेरियस हाई लेवल कमिटीज, एंड अगर पास, अगर हम लोग को सही मायने में करनी है, तो लोकसभा राज्यसभा में कौन कौन सी बिल्स को हमें पास करनी पड़ेगी, संशोधित करना पड़ेगा हमारे संविधान को किस तरीके से, इसके बारे में बात करेंगे. सो दिस जर्नी स्टार्टेड विथ 1983 इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन. इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोग 67 तक तो साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहे थे इलेक्शंस को, तो हम लोग के पास दोनों एक्सपीरियंस है. 83 तक पहुंचते पहुंचते until 67 we were conducting simultaneous elections, after 67 we were conducting non simultaneous elections. So we have seen that simultaneous elections are a better version. ना केवल वो हमारे काम को आसान कराती है, लोगों का भी जीवन इससे आसान होता है. अगेन देयर वाज अनदर रिपोर्ट, 170th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन. लॉ कमीशन ने भी वही चीज को दर्शाया 1999 में. 79th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिस अपने रिपोर्ट में 2015 में दोबारा से उस चीज को दोहराया, एंड देन फाइनली नीति आयोग का एक पेपर आया था 2017 में, जिस साल नीति आयोग का गठन होता है, ठीक है, 2015 से ही उन्होंने इस विचार के ऊपर चर्चा करना स्टार्ट कर दिया था, और 2 साल के बाद उन्होंने एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस दिया था, जिसमें भी उन्होंने यही चीज को दर्शाया. तो कहीं ना कहीं काफी सारे अलग अलग बॉडीज रिकमेंडेशंस के द्वारा हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक बैक अपॉन. ये बात अलग है कि 1970s में देश में टर्मोइल था, तो इस वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन तब से नहीं कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन दोबारा एक बार इसमें सोच विचार करने का समय आ चुका था. और इसका फाइनल जो हमें पुश मिलता है, दैट वाज फ्रॉम द हाई लेवल कमिटी चेयर्ड अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी. कोविंद जी इस पर्टिकुलर पैनल के चेयरपर्सन थे, जिन्होंने ये एक्चुअली 2023 में इस कमेटी को, हाई लेवल कमेटी को गठन किया गया था. इस कमेटी में बहुत सारे ऐसे दिग्गज और भी लोग थे. फॉर एग्जांपल श्री अमित शाह जी थे, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है. गुलाम नबी आजाद जी थे, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उस समय के राज्यसभा के. एनके सिंह पैनल आपको पता होगा, एनके सिंह वाज द 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन. सुभाष कश्यप थे, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे. हरीश साल्वे थे, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है. एंड कुछ विजिटिंग गेस्ट मेंबर्स भी थे, जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुन राम मेघवाल एंड नितेन चंद्रा. ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द हाई लेवल कमिटी. यहाँ पे आप संजय कोठारी को मत भूलिएगा, हु वाज द चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीवीसी थे. तो इन सभी लोगों का एक बहुत ही मैं कहूंगा पुख्ता और एक बहुत ताकतवर कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा एक बहुत ही डिटेल रिपोर्ट सबमिट होता है. द कमिटी constituted in September 2023 submitted its report on 14th of March 2024. और इसी रिपोर्ट के फाइनल रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करते करते हमने कल, दैट इज 18 सितंबर 2024 को इस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज को प्राप्त किया. ये पीआईबी से मैं उठा के लाया हूं, और इस प्रेस रिलीज ने रिकमेंडेशंस दिया है. क्या रिकमेंडेशंस है, सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट रिकमेंडेशन इज टू इंप्लीमेंट इन 2 phases. मतलब साइमल्टेनियस इलेक्शन तो अब होके रहेगा एज पर दिस कमिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये अभी तक हुआ नहीं है. साइमल्टेनियस इलेक्शंस तो होगा, बट 2 phases में होगा. कौन कौन सा फेज होगा? पहले हम लोग लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस को क्लब करेंगे, और बाद में हम लोकल बॉडीज को कंडक्ट करेंगे विद इन 100 डेज. ऐसा नहीं कि अगले साल करेंगे. मतलब जैसे ही लोकसभा और असेंबली का इलेक्शन हो जाता है, उसके 100 दिन के अंदर अंदर लोकल बॉडीज, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज की भी इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएगी. ठीक है, फर्स्ट फेज विल कंडक्ट लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, एंड सेकंड फेज विल कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस. मतलब इस इलेक्शन के फेज 1 इलेक्शंस के
100 डेज, 100 दिनों के अंदर अंदर, मतलब लगभग 3 महीने 10 दिन के अंदर अंदर ये होगा। उसके बाद कॉमन इलेक्टोरल रूल्स फ्रेम करने के लिए कहा गया है इस कमिटी के द्वारा, और विल इनिशिएट अ डिटेल्ड डिस्कशन थ्रू द कंट्री। बोले कि अभी भी वी आर स्टिल कंसिडरिंग दिस आइडिया, सिटीजन्स की, एबल लीडरशिप्स की, अलग अलग संगठनों की विचारों को हम लोग सुनना चाहते हैं। आप लोग कृपया करके हमें अपने विचार शेयर शेयर करें एंड कंस्टिट्यूट अ इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप, जिसके माध्यम से हम इस पूरी चीज को करेंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो चीज है दोस्तों, अभी भी क्वेश्चन में है। जुडिशरी भी अपनी इसमें सोच विचार करेगी। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं बिफोर वी डेल्व इनटू कि ये कैसे होने वाला है। इससे पहले मैं ये बताऊं, दिस इज एनसीआरबी डेटा। आप लोग मेंस में जब लिखते हो, मैंने इसलिए कहा था ये वीडियो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस, मेंस में ये क्वेश्चन आएगा, तो एनसीआरबी डेटा को आपको कोड करना आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यू कैन इवन ड्रॉ दिस ग्राफ्स। यहाँ पे एनसीआरबी ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस के समय में क्राइम रेट को इन्होंने नोटिस किया था। दे टुक अ रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम रेट्स ड्यूरिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड ड्यूरिंग नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये इलेक्शन ईयर है, पकड़ लीजिए इस साल इलेक्शन होने को है, तो उससे 2 साल पहले की डेटा, मतलब ये ठीक 1 साल पहले, दिस इज इलेक्शन -1 एंड दिस इज इलेक्शन -2 एंड दिस इज इलेक्शन +1, मतलब 2024 में पकड़ लो जनरल इलेक्शन है, तो 2023 की डेटा, 2022 की डेटा, 2025 और 2026 की डेटा, ये चारों 500 सालों की डेटास को इन्होंने एक्युमुलेट करा ड्यूरिंग अ साइमल्टेनियस इलेक्शन टाइम। और ये डेटा इंक्लूड करता है 1981 से 2021 तक का पूरा सैंपल सर्वे। सो ये काफी एक ब्रॉड सर्वे किया गया था, और एज पर द एनसीआरबी रिपोर्ट इन्होंने दिखाया कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस के टाइम क्राइम रेट वाज मोर कंट्रोल्ड। लेकिन आप देखो नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शन जैसे ही होने लगा, क्राइम रेट अचानक से थोड़ा ज्यादा स्पाइक करने लगा। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुआ था, तो जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस दंगे फसाद इतने ज्यादा बढ़ जाता है, जो भी हारता है उसके ऑफिसेस दफ्तरों को तोड़ दिया जाता है, लोगों को मार काट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी, एनसीआरबी ने भी हिंट किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस में लॉ एंड ऑर्डर बचाए रखने में थोड़ी ज्यादा सहायता होती है। दिस इज जस्ट वन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। हालांकि आज मैं फेवर एंड अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स क्यों डिस्कस करने नहीं आया हूं, मैं प्रोसेस बताने आया हूं कि अगर हमें करना है तो किस तरीके से करना होगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस को। मैं बहुत ही डिटेल्ड वे आपको बताऊंगा, एक एक करके एक एक अमेंडमेंट को समझाऊंगा, एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल को समझाऊंगा। बट बिफोर दोज आर्टिकल्स वी हैव टू चेंज समथिंग फ्रॉम विद इन विच आई फील। मुझे लगता है लोकसभा की बिजनेस रूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज आर्टिकल या फिर रूल नंबर 198, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस को लागू कराता है। आप लोग बताइएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको पता होगा कि अगर किसी रूलिंग पार्टी के ऊपर वी डोंट, द हाउस, द मेंबर्स डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस कि ये सरकार को सही तरीके से चला पाएंगे, तो हम उनको हटा सकते हैं बाय प्योर मैकेनिज्म ऑफ वोटिंग। ये प्रथा भारत में चलता है। बट अगर आपने जर्मनी का सिस्टम पढ़ा होगा, जर्मनी में एक बहुत ही सुंदर प्रथा चलती है। हम लोग भारत में ना हाउस को तो डिसॉल्व कर देते हैं, पकड़ लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, बट व्हाट विल हैपन कि अगर हम लोग ने हाउस को डिसॉल्व कर दिया, अगला सरकार कौन बनाएगा? डू वी हैव अ पार्टी हैविंग द मेजॉरिटी? ये कोई नहीं सोचता है। दूसरे को सदन से हटाने तक का काम हम लोग कर देते हैं, बट उसको हटा के किसको तुम दोबारा से प्रधानमंत्री बनाओगे या मुख्यमंत्री बनाओगे, इसकी चर्चा कोई नहीं करता है। ये सिस्टम को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये सिस्टम फॉलो होता है कई सारे देशों में। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है, आप अगर अभी करंट प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाना चाहते हो तो आप हटाइए, लेकिन ये भी बताइए कि इनको हटाते वक्त पकड़ लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पास भी हो जाता है, बट हु विल रिप्लेस हिम? इज इट राहुल गांधी और इज इट एनीवन एल्स? खारजे हो जाए, जो भी हो जाए, XYZ हो जाए। तो जब आप इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग कर रहे हो ना, यू आर नॉट जस्ट वोटिंग टू रिमूव मोदी, बट यू आर ऑल्सो वोटिंग टू अपॉइंट राहुल एज हिज रिप्लेसमेंट। तब पास करके दिखाओ ये मोशन। मोशन अगर पास होता है, उससे दो एक्शंस होंगी, सिर्फ
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं हटेंगे, बल्कि एक नया प्राइम मिनिस्टर भी, एक नया रूलिंग पार्टी भी अपॉइंट हो रहा है। डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर का तो अपॉइंटमेंट नहीं होता है, मैं जस्ट कहने के लिए कह रहा हूं कि बीजेपी को या एनडीए को अगर हरा रहे हो तो इंडिया अलायंस हो जाए, एएनसी हो जाए, जिसको भी आप अपॉइंट करोगे उसके लिए भी आप वोट डाल रहे हो। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस को हम लोग ला तो देंगे, लेकिन फिर से अगर नो कॉन्फिडेंस लगा देते हैं किसी असेंबली में, दोबारा से फिर वही दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव वोट के तरफ क्या हमें मूव करना है या नहीं करना है, ये रिपोर्ट में नहीं है, बट मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अब रिपोर्ट में क्या दिया गया है, व्हाट हैज द रिपोर्ट बीन टॉकिंग ऑफ। देखिए रिपोर्ट एक नए आर्टिकल को ऐड करना चाहता है। इफ यू सी आर्टिकल 82, द करेंट वर्जन ऑफ आर्टिकल 82, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की नींव है, इससे ही पूरे की पूरी सिस्टम चलती है। लेकिन इसमें एक नए पार्ट को ऐड करने के लिए बताया गया है, दैट इज आर्टिकल 82A, एक नया आर्टिकल, by inserting a new article into the constitution। और इस आर्टिकल क्या करेगा, इट विल एस्टैब्लिश द प्रोसेस बाय व्हिच कंट्री विल मूव टू द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इसी में पूरी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की सिस्टम को बताई जाएगी एक एक करके कायदे से। जैसे कि आर्टिकल 82 में सब क्लॉज 1 रहेगा, 82(1) will state that on the date of the first sitting of the House of People after general election, the President will issue a notification bringing Article 82A into effect। तो 82(1) में कहता है कि जिस भी दिन चुनाव के बाद पहली सिटिंग होगी, उसी दिन से हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस की सिस्टम को रेटिफाई कर देंगे, ये आपका लिखा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसीलिए 82A सब क्लॉज 2 में लिखा रहेगा, स्टेट विल दैट ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंस्टिट्यूटेड इन एनी जनरल इलेक्शन हेल्ड आफ्टर द अपॉइंटमेंट डेट शेल कम टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म। फुल टर्म 5 साल का होता है। तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी इस साइमल्टेनियस सिस्टम की प्रथा से चलने वाली है, वो 82A सब क्लॉज 2 के द्वारा होगा, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव लोकसभा 82A सब क्लॉज 1 के द्वारा होगा। उसके बाद 82A(3) requires the Election Commission of India, ECI मतलब Election Commission of India, to hold general elections to the houses of people and legislative assemblies। So जो करंट सिस्टम है, लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस, ये दोनों ही आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। तो वो दोनों ही चीज 82A सब क्लॉज 3 के द्वारा फिर से पावर हम ECI को ही दे रहे हैं साइमल्टेनियसली। याद रखें, इसमें लोकल बॉडीज की बात नहीं हो रही है, दैट मींस लोकल बॉडीज की इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही करेगी। इलेक्शंस टू बी हेल्ड, ठीक है, ये चीज आपने समझ लिया। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट स्टेप 2 समझना है कि पकड़ लीजिए, इस तरीके से हमने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा दी, अभी लोकसभा राज्यसभा लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की इलेक्शन साथ ही साथ चल रही है, बट दोबारा से कंस्ट्रक्टिव वोट ही कह लीजिए या नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, किसी भी कारणवश मुख्यमंत्री का देहांत हो जाए, वो मर गए, तो किसी कारणवश तो हो सकता है ना कि किसी स्टेट का पहले ही डिसॉल्व हो गया, फिर से डिसॉल्व हो गया। पकड़ लीजिए 2025 में हमने साइमल्टेनियस इलेक्शंस की प्रथा स्टार्ट कर दी, 2026 पहुंचते पहुंचते किसी भी एक XYZ राज्य के सीएम का मृत्यु हो गया, सरकार डूब गई, तब क्या होगा, तब तो फिर वही सिस्टम हो जाएगा। उधर अगर नया फ्रेश इलेक्शंस करेंगे, देन वी आर बैक टू नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्योंकि ऐसे चीजें, ऐसी घटनाएं दूसरे दूसरे स्टेट्स में भी हो सकता है। तब ये आर्टिकल काम आता है, दिस टॉक्स अबाउट कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर कंस्टिट्यूटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years आफ्टर ईच इलेक्शंस, एंड द कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट दिस 5-year पीरियड बी रेफर्ड टू एज फुल टर्म। फुल टर्म का अर्थ 5 साल का होगा। एंड बाय अमेंडिंग सब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 83 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सब क्लॉज 2 को अमेंड किया जाएगा, एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउसेज ऑफ एंड द सब क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 172 के द्वारा इसको ऐड किया जाएगा। देखिए आर्टिकल 172, 83 पार्लियामेंट का यानी कि लोकसभा का टर्म 5 साल डिक्लेयर करता है, 172 लेजिस्लेटिव असेंबलीज की टर्म को डिक्लेयर करता है 5 years। तो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 82A तो है ही, उसके साथ 83 और 172 which defines the terms, full terms for these two things। उसके बाद if लोकसभा और स्टेट असेंबली is dissolved before the expiry of full term, the remaining period will be referred to as unexpired term। यहां पे ट्विस्ट आ जाता है, जो केस में यहां पे कह रहा था कि पकड़ लीजिए 2026 में 25 में साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ,
और उसके ठीक अगले साल ही किसी सदन का या फिर किसी स्टेट के असेंबली का, विधानसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है। अगला इलेक्शन कब होना था? 2030 को। बचा हुआ है 4 साल। तो इस 4 साल के लिए एक अलग से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। दैट मीन्स दिस न्यू पार्टी जो भी 2026 में नया सरकार गठन होगा, वो 5 साल का टर्म नहीं कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो सिर्फ 4 साल के लिए ही अपॉइंट होगी। एंड दिस टर्म इज नोन एज व्हाट? जो पहला टर्म है हम लोग ने उसको डिफाइन किया एक्सपायर्ड टर्म, एंड ये अनएक्सपायर्ड टर्म। ठीक है, सो दिस 4 years will be known as unexpired term. तो यहां पे ये रैशनल भी लग रहा है, क्योंकि आप चुनाव से पहले ही आपको मालूम रहेगा कि आप एक कम समय के लिए ही चुने जा रहे हैं। So this is one of the provisions, and the recommended articles 83(4) and 172(4) states the Lok Sabha or the State Assembly that replaces the previous one will serve only the remaining term. ये जो प्रावधान मैंने कहा कि सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए आपको चुना जाएगा, ये आपका आर्टिकल 83 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत और आर्टिकल 172 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत रखी गई है। तो ये सिस्टम क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनएक्सपायर्ड टर्म का जो सिस्टम है, ये इस कमेटी ने रिकमेंड किया है, जो कि संशोधन के द्वारा लाया जाएगा। अच्छा सर, आपने लोकसभा और असेंबली विधानसभा के लिए तो समझा दिया, बट लोकल बॉडीज का क्या होगा? देखिए, लोकल बॉडीज में ये प्रथा ऑलरेडी चल ही रहा है अंडर आर्टिकल 243। ठीक है, बट यहाँ पे फिर से लिखा जा रहा है द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मैंने कहा था ना 2 बिल्स होंगी, 15 अमेंडमेंट्स लाई जाएगी। पहला बिल लोकसभा और आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दूसरा बिल कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल जो रहेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए, इट विल बी फॉर द लोकल बॉडीज एंड दैट वुड रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की पढ़ाई की है, अंडर 7th शेड्यूल इट इज लिस्टेड अंडर द 5th एंट्री, और वो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, स्टेट लिस्ट। और जब जब स्टेट लिस्ट यानी कि 7th शेड्यूल का अमेंडमेंट करना होगा, तब हमें रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की जरूरत पड़ती है, 50% ऑफ द स्टेट्स। तो यहां पे उस पार्ट में, पहले पार्ट में स्टेट का कोई भी रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा। पार्लियामेंट जिस हालत में है पास हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। बट यहां पे कहीं ना कहीं स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ 50% ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होगी। तो इस वजह से अंडर आर्टिकल 368(2) एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट डील्स टू सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, इसको रेटिफाई करना पड़ेगा। और ये एंट्री 5 में स्टेट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ इंडिया। बीजेपी हैज या एनडीए अलायंस हैज मोर देन 50%, मतलब 28 स्टेट्स है, 14 से ज्यादा में ही आई थिंक 17, 18, 19 राज्यों में बीजेपी की या एनडीए की रूलिंग सरकारें हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा बाधा शायद नहीं बन पाएगा, पास हो ही जाएगा इस मामले में भी। द कमिटी हैज सजेस्टेड द इंक्लूजन ऑफ अ न्यू आर्टिकल यहाँ पे 324A। ठीक है, 324A इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्टिकल वुड एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज टू एंश्योर द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइमल्टेनियस इलेक्शंस म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की होगी विद इन द 100 days टाइम फ्रेम ऑफ जनरल इलेक्शंस, जो कि मैंने पहले दिखाया था। मतलब लोकसभा और असेंबली की पहले होगी इलेक्शन, और उसके 100 दिन के अंदर अंदर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का भी कराया जाएगा। एंड देन फाइनली आप देख सकते हो, द कोविन कमिटी हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट न्यू सब क्लॉजेस शुड बी एडेड अंडर आर्टिकल 325। अब ये क्या है? दिस आर्टिकल सेज देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हम लोग एक ही इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। पहले था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग थी, विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी का टेरिटरी डिलिमिटेशन अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है। बट अभी हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाएंगे और उसका एक ही इलेक्टोरल रोल, कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा फॉर इलेक्शंस इन ईदर ऑफ द पार्लियामेंट और हाउसेस ऑफ द असेंबलीज। उसी तरीके से 352 सब क्लॉज 2 proposed the committee will create a single electoral roll for every territorial constituency for the election in the houses of people, and इसमें municipalities भी इंक्लूड किया जाए, legislature of state और तो म्युनिसिपैलिटी एंड अ पंचायत।
सो कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रोल्स को कमन करने की बात करी गई है और इलेक्शन को भी साथ ही में फिर करने में सहायता रहेगी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक बड़ी बाधा आ सकती है दोस्तों, और वो बाधा है कि पकड़ लीजिए अभी रिसेंटली आपने देखा सिक्किम में इलेक्शन हुआ, ठीक है, देयर हैज बीन इलेक्शंस टू मेनी वेरियस स्टेट्स, अरुणाचल में इलेक्शंस हुआ। तो अब ये बताइए, जिस राज्य का इलेक्शन 2024 में है, तो 24 से इनका नया टर्म स्टार्ट हुआ है। आइडियली दे वुड हैव कंटिन्यूड टिल 2029। अगर सरकार बीच में 2027 से बोल देती है कि हम लोग साइमल्टेनियसली कंडक्ट करेंगे, तो किसी ना किसी राज्य को अपना थोड़ा सा समय, जैसे यहाँ पे 2 साल छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा ही हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा अपना कार्यकाल बढ़ाना पड़ जाए। पकड़ लीजिए 2026 में किसी का टाइम फ्रेम खत्म हो रहा था, 2021 में स्टार्ट किया है, जैसे आसाम का ही बात कर लीजिए। आसाम टेनियर, करेंट गवर्नमेंट की टेनियर 2021 में स्टार्ट हुआ, 2026 में इलेक्शन है आसाम में, और ठीक उसके अगले साल अगर पकड़ लीजिए साइमल्टेनियस इलेक्शन है, तो 1 साल के लिए कौन सरकार बनाएगा? तो इसी सरकार को शायद थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाए। तो किसी को अपना टर्न छोड़ना पड़ेगा, किसी को थोड़ा एक्सटेंशन देना पड़ेगा। अब इस चीज को थियोरिटिकली बताना बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली किसी मुख्यमंत्री को समझाना कि आप अपने कार्यकाल से 2 साल पहले ही अपना गड्डी छोड़ दे, वो काफी एक मुश्किल पेचीदा चीज है। आप थोड़े अपने विचारों को इसमें शेयर करिएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पॉसिबल होता है तो प्रोज भी अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, कॉन्स भी है। अब आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। एंड फाइनली आफ्टर दोज अमेंडमेंट्स इट विल हैव टू पास द टेस्ट ऑफ जुडिशियरी, जो कि आपको हमेशा से मैंने पढ़ाया है। मेरे कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, अमेंडमेंट सीरीज को मैं चला भी रहा हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अबाउट द रीसेंट अमेंडमेंट्स, तो इसी यूट्यूब चैनल के रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको वो वीडियोस भी मिलेंगे कि कैसे अमेंडमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया था। शंकरी प्रसाद देव, ठीक है, चंपकम दोराय राजन केस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, वो सारी घटनाओं को मैं समझा रहा हूँ। और उसी का एक यहाँ पे शायद हमें सीक्वल मिल भी जाए, जहाँ पे जुडिशरी इंटरप्रिटेशन, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देगी। ये था पूरा का पूरा मुद्दा। और अगर आपको यहाँ पे समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपनी जो भी विचारधाराएं है बताइएगा कि क्या इस पूरे इशू से फेडरलिज्म हैम्पर होगा या नहीं होगा। आई एम प्रेटी श्योर इस न्यूज के ऊपर काफी सारे अपडेट्स रहेंगे आने वाले समय में। मैं उन अपडेट्स को भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, बाय बाय।